प्रधानमंत्री का गुजरात में दूसरा दिन, आणंद में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान है उतावला। प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट करनाल पर हो रहे उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायाब सैनी डटे चुनावी मैदान में। करनाल स्थित भगवान सूर्य नारायण मंदिर में की लोगों से मुलाकात। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने भी भरा नामांकन। और भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को देखने आए हैं 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने दिन की पहली रैली को आणंद में संबोधित किया। उन्होंने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस की मौन स्वीकृति पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने का आरोप लगाया। और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद के बाद भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने पर पूर्व की मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने के लिए उतावला है। आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व में बढ़ रहे भारत के रुतबे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लोग भी भारत का तिरंगा झंडा दिखाकर वहां से बाहर निकल गए थे। प्रदेश की एकमात्र विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आज सुबह छठ पर्व सेवा समिति के निमंत्रण पर वे करनाल के पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित भगवान सूर्य नारायण मंदिर में पहुंचे और यहां झंडा रस्म अदा करने के बाद यहां पूजा की। पूर्वांचल और बिहार से आए लोगों के बीच इस सूर्य मंदिर की काफी मान्यता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायाब सैनी का यहां आना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में यहां करोड़ों की लागत से पूजा घाट का निर्माण किया गया है। मैं सभी को भगवान सूर्य नारायण के इस पवित्र और इसके 22वें स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ के जो
अनुयायी हैं, जो छठ सेवा समिति के सभी पदाधिकारी हैं। एक ज़बरदस्त काम यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ, उसकी चर्चा भी यहाँ के सभी पदाधिकारियों ने की है। अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस स्थान के ऊपर एक भव्य 4.5 करोड़ रुपये की लागत से एक घाट का निर्माण किया है, जिससे हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और जो उनका हमारा पर्व है छठ पर्व, छठ मैया का भव्य तरीके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को उनके घर तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जब भी कोई घोषणा करती है तो वो कभी पूरी नहीं हो पाती, वह केवल घोषणा ही रह जाती है। मोदी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आज गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर डायरेक्ट लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। हर वर्ग के लिए काम किया है, महिला को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम किया है, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और जब इतने काम 10 वर्षों में किए हैं, ये कांग्रेस की तरह नहीं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोग गरीबी हटाओ के नारे के प्रलोभन में आकर के वोट देते रहे, गरीबी नहीं हटा पाए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। सभी इलाकों का जो है हम चौमुखा विकास करेंगे और लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। हमारे यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो और जो डोंकी करके जो हमारे युवा जो एक तरह से कुछ इलीगल इमिग्रेशन करके जो बाहर जाते हैं, हम यहाँ पर इतना अच्छा एक हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर खोलेंगे, जिसके अंदर हम 10,000 बच्चों को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। और हमारा उम्मीद ये है कि और हम टाई अप करके रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूरोपियन देशों से, अमेरिका के साथ, ताकि उनकी जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग है वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग हम यहाँ पे करें। वहीं कल शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिला के कस्बा पूंडरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अपने 55 साल के शासन में उन्होंने गरीबों को और गरीब बनाया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के छोटे से कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी नवीन जिंदल भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर कुरुक्षेत्र आए हैं। विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे केंद्र और हरियाणा सरकार के काम पर वोट दें। और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। भाइयों, आप लोगों से आज हम ये अपील करने के लिए आए हैं, कुंडली की सरदारी से ये अपील करने के लिए आए हैं, एक वोट आप कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और भाइयों, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये कमल का बटन ये कुंडली में दबेगा और उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। इस अवसर पर नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए उनके पास अनेक योजनाएं हैं, जिनमें देश का सबसे बड़ा कौशल विद्या केंद्र कुरुक्षेत्र में खोलने का उनका पक्का इरादा है। मेरा आप लोगों से नाता 30 वर्ष पुराना है। ये नाता मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का जुड़ा हुआ नाता है। जब मैं आगे बुजुर्गों से मिल रहा था, यहाँ बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैं 25, 28 सालों से मैं जानता हूँ, मुझे तब से उनका मुझे आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे बाबूजी की मुझे याद आ जाती है। और जितना आप मुझे प्यार और मुझे आशीर्वाद देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा आपके बीच में आना, दोबारा से चुनाव लड़ना मेरा सार्थक हो गया, जब मैं बुजुर्गों से मुझे अपना आशीर्वाद मिलता है। अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। इससे पहले एक रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान कांग्रेस के दोनों गुट भी एकजुट दिखाई दिए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वरुण मुलाना की जीत का दावा किया। कांग्रेस का सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया गया। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा खुद कितना लोगों में जोश है और ये लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी और लोकसभा में भी 10 की 10 सीट। जिनका कोई दिन बात को मायने नहीं होता ना, उनका मन नहीं मिल जाएगा। इस दौरान वरुण मुलाना संविधान की किताब लेकर नामांकन करने पहुंचे। वरुण ने कहा कि उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। आज वो संविधान की किताब लेकर पहुंचे क्योंकि संविधान खतरे में है, उसे बचाना जरूरी है। हमारे देश का संविधान खतरे में, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, साफ बताना चाहते हैं कि चाहे जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़ जाए, हम अपने देश के संविधान को बचा के रखेंगे। ये हमारा कमिटमेंट। आर पार की तो बात ये है कि जिस पार्टी के पास अपने उम्मीदवार तक नहीं है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? और जो उम्मीदवार जैसे तैसे इकट्ठे करके उन्होंने लिए भी हैं, उनका किस प्रकार से प्रदेश की जनता तिरस्कार कर रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में आज जेजेपी की प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने नारनौल लघु सचिवालय स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज केंद्र सरकार में परिवर्तन की जरूरत है। केंद्र में अगर परिवर्तन होगा तभी राज्यों में विकास होगा। उन्होंने कहा कि अब तक राष्ट्रीय पार्टियों के जो सांसद संसद तक पहुंचे हैं, उन्होंने हरियाणा के हितों की कोई बात नहीं की। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह को लेकर कहा कि वे तो बाहर के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अपनी विधानसभा से बाहर शायद किसी को जानते तक नहीं, जबकि जेजेपी का उम्मीदवार राव बहादुर सिंह स्थानीय नेता है। बना लिया है कि हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में भेजा जाए। जो राष्ट्रीय पार्टियों से चिन्हित लोग गए हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक बार भी हरियाणा के हित की बात को ना रखना, ये साफ दर्शाता है कि इस तरह के लोगों की सोच ने हरियाणा प्रदेश की तरक्की उन्नति के अंदर कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया। हरियाणा के हित की समस्याओं को ना उठाकर जो हरियाणा की उम्मीद थी उसको केंद्र सरकार तक ना पहुंचाने का काम किया। तो मैं तो सभी मतदाताओं से भी ये आग्रह करता हूं कि ये अवसर है कि हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में हम भेजें और ज्यादा से ज्यादा इस अवसर पर मतदान कर जननायक जनता पार्टी का साथ दें। इस मौके पर जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह ने दावा किया कि उनका मुकाबला ना ही कांग्रेस से और ना ही भाजपा से, क्योंकि 4 लाख वोटों से भी अधिक से उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि जेजेपी की ओर जनता का रुझान है और उसी का लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। मुकाबला नहीं, एक तरफा हूँ। उनका आपसे मुकाबला होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो शायद ही, मैंने पहले ही बताया था कि हम 4,20,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि अब की बार एक तरफा है। लोगों को पता है चौधरी धर्मवीर 10 साल रहे, एक भी दिन लोगों के बीच में नहीं आए, नहीं कोई विकास करवाने का काम किया और कहीं गांव में गए नहीं, और एक आपके बीच में और एक राव दान सिंह जो तारने का काम किया। पहली बात तो ये कोई दूर नहीं है, दोनों ये HDD की पार्टी है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने नूंह जिले के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हाजी सोहराब खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। हाजी सोहराब खान को टिकट मिलने के बाद नूंह पहुंचने पर सम्मानित किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार हाजी सोहराब खान ने कहा कि आगामी 6 मई को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 8 मई को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की एक विशाल जनसभा होगी। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो हमारा जो इलाका है वो सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, तो आपने देखा है मेवात के लिए तो कुछ किया ही नहीं है।
अब सबसे पहले तो जो हमारा जो रोड है, जिसका नाम खूनी रोड रखा हुआ है, जो आए दिन मौतें हो रही हैं, इतनी अनदेखी हो रही है, जबकि कभी तो कहते हैं पैसा भी सैंक्शन हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको 4 लेन नहीं करते। सबसे बड़ी आवाम है, जो सांसद भी आवाम बनाती है, विधायक भी आवाम बनाती है, कोई भी नेता है सबको आवाम बनाती है। आवाम से बड़ा कोई नहीं है। आवाम अगर चाहे तो बड़े से बड़े नेता उनको भी मुंह घेर देती है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी समुदायों को ध्यान में रखकर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हाजी सोहराब खान ने कहा कि अगर उन्हें सांसद बनने का मौका मिला तो मेवात की वो सभी समस्याओं को दूर करेंगे। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कल रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के आने से उनके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में एक तरफा रहेगा। उन्होंने कहा कि राज बब्बर बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद चुने गए थे। राज बब्बर का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। 30 ब्रादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारा तो ही कांग्रेस ने। अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे, लेकिन फर्क नहीं आने का जो रिजल्ट है इलेक्शन का, वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा और यहाँ से जीत करके निकलेंगे। देखो, बाहर का तो है ही, क्योंकि बीजेपी के प्रधान रह चुके हैं यूपी के, वहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, राज्यसभा में भी अगर गए हैं तो यूपी के माध्यम से गए हैं। तो अगर वो हरियाणा में आते हैं तो ये तो महसूस तो होगा ही कि ये हरियाणा के बंदे नहीं है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा सांसद और पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के चुनावी कार्यालय का आज रोहतक में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कल भाजपा उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। कि जब भी चुनाव लड़ते हैं और अपना ऑफिस जो है खोलते हैं, चुनाव कार्यालय खोलते हैं, तो हमारी सनातन जो है धर्म के हिसाब से हवन जो है हमने आज किया है और सभी साथियों ने मिलकर के हवन में जो है आहुति डाली है। कल जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे कल, और कल राजनाथ सिंह जी, हमारे परम आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कल उसमें शामिल होंगे और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कल आएंगे, और भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें शामिल होगा। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर जीत हासिल होगी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही है और हरियाणा में भाजपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इन 5 सालों में 2019 से 24 तक इतने देश के लिए इतने काम हुए हैं मजबूती के साथ कि पूरा देश मोदीमयी और कमलमयी है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल खिले। भारत में चुनाव देखने के लिए 10 देशों के 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाजपा मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी के फॉरेन सेल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया। बीजेपी को जानो कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया। बैठक में विदेश से आए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीकों के बारे में बताया गया। यह दल 3 अलग अलग राज्यों में जाएंगे और विदेशी प्रतिनिधियों ने देश के विकास की तारीफ भी की। At the invitation of Bharatiya Janata Party BJP to see the election preparations, publicity and election campaigns of BJP and also their preparations. I'm really excited to see the developments in India. I can tell you that actually for this progress and development, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India and his party BJP
claim the credits. And there are many things to learn from India. They invited us to come because if they had something to hide, they wouldn't want us to come and see. Modi is good because through his party, whatever he has promised, he has done it. Promised India to become a nuclear state, it is. Promised Indians that he will move India to a developed country. We are almost there. लोकसभा चुनाव के लिए जींद जिले में 100% मतदान करवाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बताया कि जिले में मतदान को लेकर स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा मतदान की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि जिले में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाया जा सके। 108 साल के हैं और इन्होंने हमें संदेश दिया है कि वो खुद मतदान करने 25 मई को मतदान केंद्र पे जाएंगे। हालांकि 85 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए हमने घर से वोट डालने की का भी प्रबंध किया है, लेकिन माताजी की इच्छा है कि वो बूथ पर जा कर के ही वोट डालेंगे। तो इससे बाकी सभी युवा व अन्य मतदाता भी प्रेरणा लें और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आगामी 25 मई को भारी संख्या में आप लोग मतदान केंद्र पर जा कर के मत का प्रयोग करें। इस कड़ी में डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने जींद शहर की 108 साल की वृद्ध महिला रामदेवी से मुलाकात की। इस दौरान रामदेवी को जिला की सबसे उम्रदराज महिला होने के नाते लोकसभा आम चुनाव के दौरान उनसे वोट डालने की अपील की गई, जिस पर उन्होंने वोट डालने को लेकर अपनी सहमति जताई और अन्य लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करने की बात कही। गौरतलब है कि रामदेवी उम्रदराज होने के कारण चलने फिरने में सक्षम नहीं, वे अपने नातियों के साथ सहारा लेकर ही चल सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एडीसी को आश्वस्त करते हुए कहा कि आगामी 25 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर वोट डालने जरूर जाएंगे और लोगों को भी वोट डालने के लिए तख्ती पर लिखित संदेश के माध्यम से प्रेरित करेंगी। बीएलओ प्रियंका ने कहा कि रामदेवी बूथ संख्या 78 पर अपना मतदान करेगी और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। रामदेवी के परिजनों ने कहा कि उनकी दादी अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। यहाँ जींद डिस्ट्रिक्ट की सबसे बुजुर्ग महिला वोटर हैं और इन्होंने अपने वोट खुद देने जाने के लिए कहा है। इलेक्शन ऑफिस से यहाँ पे स्पेशल माताजी के लिए गाड़ी आएगी और माताजी को यहाँ पे लेके जाके खुद वोट डलवा के लेके आएंगे हम। और एडीसी साहब ने खुद विजिट करके और इनका हाल चाल भी पूछा है। उनको वोट के लिए बोलने हैं कि आप वोट डालिए और हमारे दादी जी भी आज रेडी हैं उसके लिए वोट डालने के लिए। अब कह रहे हैं कि मैं जाकर के बूथ पे खुद से वोट डालूंगी। हालांकि उन्होंने गाड़ी के लिए हमारे को बोला है कि गाड़ी हम लोग भेज देंगे, तो जैसा भी रहेगा हम लोग जाकर के अपना वोट डलवाएंगे दादी से। अपनी इच्छा अनुसार वोट देने जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने व्हील चेयर का भी प्रबंध कराया है और घर से देना चाहे वोट वो फैसिलिटीज़ भी दी हैं। पर हमारे माताजी चल फिर थोड़ा सा पाते हैं और हम गाड़ी में उन्हें ले जाएंगे वहाँ पर। और 108 साल के हैं फिर भी वो वोट देने में इच्छुक हैं, तो इससे नॉर्मल लोगों को भी एक बहुत अच्छा मैसेज आता है कि हम सब मिल के सह परिवार जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दें। एडीसी जींद डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा विशेष हिदायत दी गई है कि 85 साल से अधिक उम्र के लोगों को जो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए घर पर ही मतदान करवाने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन हमारे जिला के सबसे अधिक उम्रदराज महिला रामदेवी ने आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र पर जाकर ही अपना वोट डालने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए उन्हें प्रशासन की तरफ से वाहन मुहैया करवाया जाएगा। जिंदगी का शतक लगाने वाले कैथल के बुजुर्ग पुरुष और महिला मतदाताओं द्वारा लोगों को मतदान की अपील की जा रही है। कई बुजुर्ग पुरुष और महिला मतदाताओं ने बातचीत में बड़े जोश और उत्साह से मतदान करने के बारे में समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मतदान करना हर मतदाता की जिम्मेदारी है। कैथल की बुजुर्ग महिला और पुरुषों ने बताया कि हर बार अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की और प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा दान है। उन्होंने कहा कि वो सभी मतदाताओं से आह्वान करते हैं कि देश हित में मतदान जरूर किया जाए। जब से लगी थी ना, मैं कोई 25 साल की हो ही नहीं थी जब से मैं वोट डालने लगी हूँ। जिधर भी मेरा परिवार खुश है, जिधर भी मेरी गली खुश है, जिधर भी कोई भाई, उधर ही मैं वोट डालती हूँ। और आज भी मैं यही हूँ जो मेरे को
हमारे लिए देश के लिए अच्छा होगा, मैं आज भी वोट उसी को डालूंगी। तो यही कह रही हूँ, अपने बच्चे ना भी, अपने छोटे छोटे पोते ना भी संजोग दो, वोट खराब ना जाने दो। चाहे कोई भी है, चाहे कोई किसी तरह से कुछ भी है, वोट जरूर डालो। अपने गली वालियों के साथ भी यही प्यार करती हूँ, यही हाथ जोड़ती हूँ बुआओं के आगे भी, बेटा वोट डालो। सब जाकर वोट अवश्य करें। वोट डालने से आपके देश की तरक्की होगी, और आप वोट डालेंगे उस व्यक्ति को डालो जो आपको अच्छा लगे, जो जिस पार्टी उस पार्टी को दो जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है, जो करेगी उसको वोट दो। आप सबको चाहिए कि वोट जरूर दो। वोट दोगे तो पता लगेगा आप कितने पानी में आप कितना वोट दे सकते हैं, किसको अच्छा समझते हैं, कैसे वोट डालोगे। आप वोट नहीं डालोगे तो क्या पता आप किस आदमी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वोट डालूंगा जी, आंखें तो लाचार हो, चल तो सकता नहीं, फिर मेरा शरीर पकड़ कर ले देंगे। सबसे कहूंगा भी वोट पाओ, बुरा मोह लाड़ा ने भी, और अपना परिवार पे भी वोट पुआवांगे, पूरा परिवार के साथ जावांगे और वोट पाएंगे। वोट का कोई फायदा नहीं है, अच्छी बात है, वोट पावांगे। सऊदी अरब में इस बार पवित्र हज यात्रा पर हरियाणा कोटे से 1355 हज यात्री जा रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक नूंह जिले से 803 हज यात्री शामिल हैं। इन हज यात्रियों को जाने से पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीके लगवाए जाते हैं। आज CHC नूंह में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक यात्रियों को टीका लगाया गया। वहीं कल CHC पुन्हाना में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, 4-5 मई को अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा में 9 से दोपहर 2 बजे तक टीका लगाया जाएगा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टर के अलावा दवाई की पर्याप्त सुविधा होगी। हाजियों के लिए पीने के पानी का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाजी अपने साथ कवर नंबर के अलावा आधार कार्ड आदि दस्तावेज लेकर आए। टोटल 803 हाजी हमारे पास से जिला नूंह से इस साल जाएंगे, और उनके लिए वैक्सीनेशन की एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशल ड्राइव शुरू करी है। CHC नूंह में टीका लगेंगे, उसके बाद 3 तारीख को CHC पुन्हाना में टीके लगेंगे, और 4 और 5 तारीख को संडे को भी स्पेशल कैंपेन लगाया गया है, जहां पे अल आफिया सिविल अस्पताल में टीके लगाए जाएंगे हाजियों के लिए। इसमें जो टीकाकरण होता है, इसमें जो 65 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग होते हैं उनके लिए 2 टीके लगते हैं, और जो 65 साल से छोटे उम्र के लोग हैं उनको 1 टीका लगता है, और एक ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है। दवाइयाँ पर्याप्त नंबर में पहुंच चुकी हैं हमारे पास। उसके बाद में 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है, ANMs की ड्यूटी लगा दी गई है, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी लगा दी गई है, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया गया है साथ ही साथ, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हाजी को नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य का कोटा निर्धारित है। कोटे से अधिक व्यक्ति हज यात्रा पर नहीं जा सकते, इसलिए हाजियों के ड्रॉ निकाले जाते हैं, और जिनका ड्रॉ में नंबर आ जाता है उनको हज यात्रा पर जाने का मौका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के कहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। आने वाले समय में तापमान और भी बढ़ने और लू चलने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके चलते लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। सिविल अस्पताल के डिप्टी सर्जन और हीट स्ट्रोक के नोडल अधिकारी डॉक्टर AK यादव ने डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि हमने लोगों को हीट वेव के प्रति जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और केंद्र भी खोले हैं। हमने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जागरूकता के लिए लगाए हैं, और इतना ही नहीं, हमने हर सब सेंटर तक अपने ORS सेंटर भी खोले हैं, और रिहाइड्रेशन सेंटर वाटर थेरेपी के लिए। तो इसका सारा उद्देश्य यही है कि जो भी अब हीट वेव का माहौल चल रहा है, जैसे लू लगना कहते हैं, तो आज जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा हीट वेव की संभावना भी बढ़ेगी, तो लोग सावधान ही रहें। इस मकसद हमारा यही है, लोग सावधान भी रहें और अपना जो इससे संबंधित जो भी उपाय हैं वो अपना अपनाएं, और उनको हम जागरूक करें कि कैसे अपना वो इससे बचाव कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये जगह जगह पोस्टर और बैनर लगवाए। उन्होंने कहा कि लोग दिन के समय अपने घरों में रहें, और जो कामकाजी लोग हैं उन्हें बाहर जाना है तो वो छाता या टोपी का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके, और यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके थेरेपी ली जा सकती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो हम लोगों को घर में रहने की सलाह देंगे, और अगर ज़्यादा आवश्यक है तो वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन छाता यूज़ करें, अपने कैप यूज़ करें,
या कुछ भी जो छाया है उसका वो छाया में ही रहने की कोशिश करें ताकि उनको निर्जलीकरण की आवश्यकता ना पड़े और डिहाइड्रेशन ना हो। अगर डिहाइड्रेशन होता भी अगर है तो किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने ORS थेरेपी वगैरह ले सकते हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसको वो सेटल कर सकें। खाने पीने की चीज़ें अगर साथ में ले जाएं तो बहुत अच्छा है, उसमें भी पानी पीने का साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। थर्मस साथ में ले जाएं ताकि उसमें ठंडा पानी हो। भिवानी के हलवासिया विद्या विहार के 8वीं कक्षा के छात्र हार्दिक ने खेल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हार्दिक ने 21.11 किलोमीटर की हाफ मैराथन 2 घंटे 4 मिनट 18 सेकंड में पूरी करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया। भिवानी पहुंचने पर आज छात्र हार्दिक का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को हार्दिक से प्रेरणा लेकर शिक्षा के साथ साथ खेल को अपनाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आई एम प्राउड ऑफ हार्दिक बेटा, इन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये और ऊंचाइयों को छुए और हमारे स्कूल का, हमारे स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन। 14 अप्रैल को हमारे स्कूल में हार्दिक ने हाफ मैराथन जो है रेस की थी, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई थी, उस बेस पे इसको ये नाम मिला। हार्दिक के पिता राजेश ने बताया कि बीते 14 अप्रैल को स्कूल के मैदान में हार्दिक ने यह कीर्तिमान स्थापित किया और इसे इंस्टाग्राम पर लाइव शेयर किया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजी गई, जिसके बाद 17 अप्रैल को इस पर मुहर लगा दी गई और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा हार्दिक को मेडल, सर्टिफिकेट, एक सुंदर लेखनी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रति आदि अनेक उपहारों द्वारा सम्मानित किया गया। इसने यहाँ ग्राउंड पे रेगुलर जो प्रैक्टिस है उसके दौरान में एक दिन 21.1 किलोमीटर 2 घंटे 4 मिनट 18 सेकंड में यही ग्राउंड के ऊपर कंप्लीट करके और सुबह खाली पेट इसने रेस लगाई है और इसने एक इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं पिया। स्कूल स्टाफ का और सारे स्कूल का और साथ में भाई पर्सनल पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर अपने बच्चों को शुरू से ही केयर करेंगे और साथ में उनके लगेंगे तो मैं इनके साथ खुद रेस मारता हूँ, तो ये इनके साथ में पूरा सहयोग स्कूल का भी रहा है। प्रिंसिपल सर भी घूमने आते थे, इन्होंने भी देखा मैं प्रैक्टिस करते हुए। इस उपलब्धि का श्रेय हार्दिक ने अपने माता पिता, विद्यालय और अध्यापकों को देते हुए बताया कि उनके पिता राजेश लगातार 4 सालों से उनके साथ दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं और प्रतिदिन सुबह शाम स्कूल के खेल मैदान में उन्हें अभ्यास कराते। यही कारण है कि आज वो इस उपलब्धि को हासिल कर पाए। 8वीं का छात्र हूँ। मैंने ये दौड़ 14 अप्रैल को लगाई थी और 29 अप्रैल को मेरे बर्थडे के दिन ये मेरे को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से गिफ्ट मिला और आज मुझे स्कूल की तरफ से सम्मानित भी किया गया है। समाचारों में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।